नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। ना उम्मीद करता हूं कि आप सबका 26 जनवरी बहुत अच्छा गया होगा। रिपब्लिक डे काफी अच्छा सेलिब्रेट किया और 27 जनवरी को अब हम देख रहे हैं कि अब बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया भर के लीडर्स भारत को कंग्रेचुलेट कर चुके हैं ऑन आर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इधर आप देख पाओगे इमैनुअल मैक्रोन ने ये ट्वीट करी है कि पीएम मोदी, आई कांग्रेचुलेट यू एंड द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। यहाँ पे आप देख पाएंगे नेपाल के पीएम, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर, दुनिया भर के लीडर्स इंडिया को कर रहे थे कांग्रेचुलेट। और आई एम श्योर हम दोनों मिलकर एक बार एक छोटी सी क्लिप देखना चाहेंगे इंडिया के रिपब्लिक डे हाइलाइट्स की। ये जो छोटी सी क्लिप है मैं चाहता हूं हम दोनों मिलकर देखें। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग परेड थी इस बार भारत की। आपने एक बात नोट करी होगी, इंडोनेशियन मिलिट्री भी भारत में आई थी। इनके कंटिजेंट ने भी पार्टिसिपेट किया हमारी रिपब्लिक डे परेड में। और साथ ही साथ पहली बार भारत ने अपना प्रलय मिसाइल रिपब्लिक डे परेड में शोकेस किया है। प्रलय मिसाइल की रेंज देखिए 500 किलोमीटर के आसपास है एट मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये हमने कन्वेंशनल वॉरहेड को ध्यान में रख के बनाया है, न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है ये। नाम से लगता है कि प्रलय मिसाइल, अब प्रलय आ गई है वगैरह सब खत्म हो जाएगा, मगर न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है। प्रलय मिसाइल देखो इन द फ्यूचर हो सकता है भारत बहुत से देशों को एक्सपोर्ट भी करे। डीआरडीओ का मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स दैट डीआरडीओ हैज क्रिएटेड इन रीसेंट टाइम्स। नाउ परेड के बाद देखिए प्रेसिडेंट्स हाउस में एक डिनर भी हुआ जहां पे इंडोनेशियन डेलीगेशन था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया भी थे। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्रबुवो, इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी इस डिनर में कि सब लोग देखिए स्माइल भी कर रहे थे और सब लोग यहां पर एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि इंडिया और इंडोनेशिया ये दो ऐसे देश हैं जिनके रिलेशंस की गहराई परहैप्स हम इंडियंस ने प्रॉपर्ली समझी नहीं है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने लिटरली यहां पर यह कहा कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और पता लगा कि मुझ में इंडियन डीएनए है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। Few weeks ago, I had my uh, genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, so, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So it must be part of my makeup. So I'm very, uh, I'm very proud to be here. ना यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि हाल ही में मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट किया है। ये टेस्ट आज के समय काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इस टेस्ट के ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पूर्वज कहाँ से आए थे। आपकी आज के समय जो भी लीनिएज हैं, आप कहीं ना कहीं से आपके पूर्वज, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में देखिए माइग्रेशन बहुत हुई है। बताया जाता है कि अफ्रीका से शुरू हुए थे, फिर कहीं गए, फिर कुछ लोग एशिया में गए, कुछ लोग यूरोप में गए, बहुत माइग्रेशन हुई है। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके अंदर जो डीएनए है, वो किन चीज़ों का मिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, अगर कोई यूके का आदमी अपना ये टेस्ट करवाता है तो उसका कुछ हद तक ऐसा रिजल्ट आएगा कि आप में थोड़ा सा ईस्टर्न यूरोप का डीएनए है, थोड़ा नॉर्वे के लोगों का डीएनए है, कुछ आप में स्वीडन के लोगों का डीएनए है, कुछ जर्मैनिक यूरोप का डीएनए है। सिमिलरली जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने खुद का ये डीएनए करवाया तो उसमें आ गया होगा कि आप इतने परसेंटेज, उन्होंने परसेंटेज नहीं बताई मगर डेफिनेटली आ गया होगा कि आप इतने परसेंटेज इंडियन है। वो कुछ भी हो सकता है, आप 20% इंडियन डीएनए आपका, 15% डिपेंडिंग ऑन द बॉडी। और ये कोई मैं आपको बता दूं निराली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बहुत यूनिक है कि इनका ही इंडियन डीएनए यहाँ पर मिला है।
ओवर द ईयर्स कई स्टडीज हुई हैं जिनके बारे में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ एडिमिक्सचर अक्रॉस इंडोनेशियन आर्किपेलगो, उसके अलावा यहाँ पर इंडियन जेनेटिक हेरिटेज इन साउथ एशियन पॉपुलेशन, बहुत अच्छी स्टडी है। बहुत, मैं कहूँगा प्रिसाइसली एक ह्यूज सैंपल साइज लेकर इन्होंने ये बताया है कि चाहे थाईलैंड ले लो, इंडोनेशिया ले लीजिए, इवन आप अगर आसियान के बहुत सारे बाकी जो देश है ना, उधर आप देख लो, आपको इंडियन डीएनए की छाप मिलेगी। रीजन क्या है? देखिए, कई सदियों से इंडियन एम्पायर्स ने ट्रेड किया है इन आसियान कंट्रीज को। चोला एम्पायर ने तो बहुत सारे आसियान कंट्रीज को कॉन्कर भी कर लिया था, या फिर आप कह लीजिए उनका जो इन्फ्लुएंस है वो भी वहां पर बहुत ज़्यादा फैल गया था। इधर आप देख पाओगे, ये है चोला एम्पायर अपनी पीक पर। ये पूरा एरिया चोला एम्पायर के अंडर था। यहाँ पे आप देख पाओगे जहाँ पर इंडोनेशिया के बहुत सारे इलाके आपको मिल जाएंगे। तो अगेन कोई बड़ी बात नहीं है, उस टाइम कई यहाँ पे चोला एम्पायर के लोग वहाँ पर गए होंगे, रेस मिक्सिंग होती है, कई शादियाँ होती हैं, नए रिश्ते जोड़े जाते हैं, तो बिल्कुल डीएनए ओवर द ईयर्स पास ऑन हुआ होगा। कई ट्रेडर्स हैं वो वहाँ पर गए, कई लोग बस भी गए। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं, हम लोग एज इंडियंस हम लोग रियलाइज करते नहीं हैं कि हमारे म्यूजिक, हमारे कल्चर की कितनी ज़्यादा प्रशंसा की जाती है इंडोनेशिया में। हालांकि मैं फिर से रिपीट करूंगा, पिछले 3-4 साल में जो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म हुआ है, x.com ट्विटर पे या फिर इवन इंस्टाग्राम पे भी आप देख लीजिए, काफ़ी कोऑर्डिनेटेड है। कुछ ग्रुप्स हैं ये करते हैं। इसकी वजह से बिल्कुल इंडिया की इमेज खराब हुई है। और मैं काफ़ी बार ये भी देखता हूँ, अब इंडियंस इतना रेसिज्म देख देख के ना, कुछ लोग इतने हताश हो जाते हैं, वो कहते हैं शायद हम डिजर्व करते हैं, हमारे यहाँ सिविक सेंस नहीं है ना, हमारे यहाँ साफ सफाई नहीं है, तो ठीक है दुनिया मजाक उड़ाएगी, ऐसा ही होगा। दुनिया में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे वो इश्यूज हैं, बट इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म आप अगर देखो इंटरनेट पर इस लेवल पे बढ़ा है कि काफी बार ऑफलाइन भी ये दिखना शुरू हो गया। उसकी वजह से हो सकता है कि आज के समय आप अगर देखो तो इंडोनेशिया में मोस्ट रिसेंटली अगर मैं कहूँ तो इंडिया के बारे में थोड़ी सी एक अलग सी इमेज बन गई होगी। मगर जो लोग हिस्ट्री पढ़ते आए हैं, जिनको पता है अपने रूट्स के बारे में, फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, ये प्राउडली यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझ में देखिए इंडियन डीएनए भी है। इंडियन म्यूजिक सुनता हूँ ना तो आई फील लाइक डांसिंग, और एक बहुत गहरा कनेक्शन है मेरा इंडिया के साथ। और ये तो खैर 2025 में हमने देखा है कि करंट इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं ना। आपने सुकार्नो का नाम जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है, रिसेंटली काफी न्यूज में था। सुकार्नो देखिए बताया जाता है इंडोनेशिया के फाउंडर थे। कभी टाइम मिलेगा उनके बारे में एक आपको किस्सा भी सुनाऊंगा। कमाल के लीडर थे अपने आप में सुकार्नो। मतलब नेहरू जी के साथ उन्होंने मिलकर कई और लीडर थे, उन्होंने उस वक्त नॉन अलाइन मूवमेंट की भी स्थापना करी थी। खैर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडोनेशिया। इनकी जो बेटी है सुकार्नो पुत्री, इन्होंने देखिए खुद रिसेंटली 2021 में हिंदू धर्म अपना लिया था, और ही एंड शी इज वेरी क्लोज टू इंडिया। ये भी ओपनली कहती हैं कि ये काफी फील करती है कि इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन रूट्स के ये बहुत ज्यादा करीब है। तो आप अगर इंडोनेशियन पॉलिटिक्स के बिल्कुल टॉप ब्रास में देखो ना, खुल के लीडर्स बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल वी फील कनेक्टेड टू इंडिया। ये बात अनफॉर्चुनेट बात है कि हम लोग इतना कवर करते नहीं है। इंडिया में मैं कहूँगा एक अजीब सा, आप कह लो, थोड़ा ऑब्सेशन है। हम लोग ज़्यादा वेस्ट की तरफ ज़रा देखते हैं, जबकि ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो हमारी धरोहर है, जो लेगेसी हमारी है, जो रिस्पेक्ट हमको मिलती है, कभी उस पे हमारी प्रॉपर नज़र जाती नहीं है। इंडोनेशिया में यहाँ पर ओपनली कहूँगा, इंडिया के जो टॉप 5 फ्रेंडली कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे आने का दम रखता है इंडोनेशिया। लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, ह्यूमंगस पॉपुलेशन, एक बड़ी आबादी जो बॉलीवुड एंजॉय करती है। यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज आई मीन रीजनेबली अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंडियन म्यूजिक यहाँ पे पसंद किया जाता है। इंडियंस के प्रति काफ़ी क्यूरोसिटी है, इंडिया से काफ़ी करीब है, ट्रेड इंडिया के साथ ये काफ़ी करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इंडोनेशिया से रिलेटेड इतनी अवेयरनेस इंडिया में इतनी है नहीं। तो देखिए, दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो हम एक स्टेप ये उठा रहे हैं कि इंडोनेशिया में एक बहुत ही फेमस हिंदू टेम्पल है, प्रम्बनन टेम्पल। इसकी कंजर्वेशन में भारत ने कहा है कि हम फ्रंट लाइन भूमिका निभाएंगे। उसके अलावा एक काम हम ये कर सकते हैं कि इंडोनेशिया में यूपीआई लॉन्च कर सकते हैं। जुलाई 2024 में आरबीआई ने 4 आसियान कंट्रीज के साथ यूपीआई सर्विसेज को लेकर एक पैक्ट साइन किया है। उम्मीद है कि इन द फ्यूचर 2025-26 तक इंडोनेशिया में भी यूपीआई आना स्टार्ट हो जाएगा। और कई इंडियन मूवीज हैं, इंडियन शोज हैं, उनको भी हम प्रमोट कर सकते हैं इंडोनेशिया में। और ये दोनों कंट्रीज में आपको बता दूं कल्चरली और ज्यादा करीब आ सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया की जो टॉप लेवल लीडरशिप है वहां पे तो आपको काफी प्रो इंडिया सेंटिमेंट मिलेगा ही। आप अगर वहां पे लोगों में भी देखो ना, उधर मैं मानता हूं पोटेंशियल है कि एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर प्रो इंडिया हो सकती है। मैं आपको नंबर्स दिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ रैंडमली मैं बोल रहा हूँ। रिसेंटली पीयू ने एक सर्वे किया पूरी दुनिया में कि जी कौन कौन से देश हैं जहाँ पर
इंडिया के प्रति बड़ी आबादी, इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन फेवरेबल व्यू रखती है, मतलब मानती है कि इंडिया अच्छा देश है, इंडिया की तरक्की वर्ल्ड पीस के लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छी है, इंडिया इज गुड। इसमें आप जान के हैरान हो जाएंगे, नंबर 1 पे है इज़राइल। जी हाँ, 71% यहाँ पे आबादी है इज़राइल में, जो कहती है इंडिया हमारे लिए और दुनिया के लिए फेवरेबल कंट्री है। नंबर 2 पे आपको यहाँ पर मिलेगा यूके। नंबर 3 पे आपको केनिया, नाइजीरिया, वेरियस और कंट्रीज़ हैं, ये आपको दिख जाएँगी। इवन आप अगर देखो जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी ना 55%, 52% आबादी है, वो इंडिया को देखती है फेवरेबली। इंडोनेशिया में परसेंटेज घट के हो जाती है 45%। जबकि आप अगर देखो वहाँ पे महाभारत काफ़ी पॉपुलर है, रामायण काफ़ी पॉपुलर है, एक पुराना इतिहास है, प्रेसिडेंट ओपनली आकर कहता है कि जी मेरे में इंडियन डीएनए है। तो ये जो 45% है ना, मेरा मानना ये है, इसको हम आराम से इज़राइल के लेवल तक ले जा सकते हैं। जो इज़राइल में इंडिया के प्रति एक पॉजिटिविटी आपको दिखती है ना कि 71% लोग कहते हैं कि इंडिया हमारे हिसाब से फेवरेबल कंट्री है। इंडोनेशिया भी ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ बहुत करीब है। कल्चरल काफ़ी एक सिमिलैरिटीज़ हैं, हिस्टोरिकल काफ़ी एक आप कह लीजिए लिंक्स है दोनों के बीच में। तो आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर दिस, और इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से हम लोग क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे इंडिया की जो फेवरेबिलिटी है इंडोनेशिया में ये इंक्रीज़ हो। ये अभी के लिए जो 45% है, ये चलो इज़राइल के लेवल तक ना भी सही 60-65% के आसपास तो पहुँचे। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड आइलैंड देश कौन सा है? दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड आइलैंड कंट्री, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, आपको याद होगा डेटा एनालिस्ट कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज के समय ये ऐसी स्किल है जिससे कई लोगों की नौकरी लग रही है। देखिए, डेटा एनालिस्ट का जो कोर्स है, यहाँ पर आपको एक मैसिव 10% डिस्काउंट मिल रहा है। आपको करना क्या है, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डेटा एनालिटिक्स कोर्स का, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्राइस लिखा है ना यहाँ पर 50,000, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पे जो कूपन कोड का पार्ट है, यहाँ पे आपको डालना है PG10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे कूपन अप्लाइड, योर न्यू फीस इज 45,000 और इधर ये आपका प्राइस कम हो गया। ये एक लिमिटेड टाइम का डिस्काउंट है। डेटा एनालिटिक्स कोर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपस्किलिंग कोर्स है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, आपको बहुत सारे स्किलिंग कोर्सेज एडिशनली मिलते हैं जिसका आपको एक्सेस रहेगा पूरे 1 साल तक, जिसमें आप पाइथन, जावा, वेरियस लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक का भी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कराया जाएगा और इसके बारे में आपको और जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी करियर 247 की वेबसाइट पे। तो स्टडी करिए, इसके बारे में जानिए। आज के समय देखिए सिर्फ डिग्री के दम पर नौकरियां नहीं मिल रही, आपको साथ में स्किल्स आनी चाहिए। जितनी स्किल्स आपके हाथ में होंगी, भीड़ से उतने आप अलग दिखेंगे। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर। यू कैन बाय द डेटा एनालिटिक्स कोर्स बाय करियर 247 और जो यहाँ पर प्राइस है, इसमें एक हैवी डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।